नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। पिछले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो जब से उनका सस्पेंशन हुआ है तब से इस तरह की धमकियां और इस तरह की बातें और तेजी से सामने आ रही हैं। तो इसे देखते हुए भारत सरकार ने नुपुर शर्मा को एक वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी थी 2-3 दिन पहले, शायद सोमवार की बात है। वाई कैटेगरी का मतलब 10 या 12 पैरामिलिट्री कमांडोज का एक सुरक्षा चक्र होता है। फिर उसके बाद कल या परसों फिर दिल्ली पुलिस ने कुछ और थ्रेट परसेप्शन महसूस किया, जिस कारण उन्होंने दिल्ली पुलिस ने भी एक आउटर रिंग सिक्योरिटी दे दी। तो आज के समय मान के चलिए कि 2 सिक्योरिटी लेयर मिली हुई है नुपुर शर्मा को इन सारी धमकियों को देखते हुए। इसका मतलब कि सरकार के पास सही में ये इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ, इस तरह की कोई घटना हो सकती है। हो सकता है उनके जान पे सचमुच खतरा हो। तभी जो है एक वाइट कैटेगरी की सुरक्षा, ऊपर से एक दिल्ली पुलिस की सुरक्षा उन्हें मिली हुई है। और ये भी एक बात सुनने में आ रहा है कि नुपुर शर्मा को उनका जो एड्रेस है वहाँ, या जो उनका घर था वहाँ से हटा के परिवार के साथ किसी और सुरक्षित स्थान पे अभी रखा गया है। क्योंकि वो जो उनका एड्रेस था, वो सारी एड्रेस नुपुर शर्मा के सस्पेंशन लेटर में छाप दी गई थी और वो लेटर सोशल मीडिया पे आ गया था, तो उनके घर का पता ठिकाना सबको मालूम पड़ गया था। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और साथ में उनको ये सुरक्षा भी मिली हुई है 2 लेयर की, पैरामिलिट्री कमांडोज की और आउटर लेयर में दिल्ली पुलिस की। तो ये देखिए मामला कितना गंभीर है, या इस बात से अब समझ में आने लगा है। और इस तरह से जो बीजेपी ने बैकफुट लिया था नुपुर शर्मा वाले केस में, खास करके अरब कंट्रीज को दबाव में, उस कारण लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और सबसे अधिक गुस्सा है उन लोगों में जो कि भारतीय जनता पार्टी या कोर सपोर्टर्स थे। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी। तो पिछले 2-3 दिनों में बदला क्या? एक चीज़ लेकिन साफ-साफ अब दिख रही है कि जो दबाव अरब कंट्री की तरफ से भारत के ऊपर पड़ा था, भारत ने भी उसे जो है ठंडे दिमाग से उसको सँभालना शुरू कर दिया। 2 ही दिनों के अंदर आप देखिए तो कतर, मालदीव और बहुत सारी जो मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्री हैं, उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। क्योंकि देखिए, भारत की डिपेंडेंसी है कि हम उनसे पेट्रोलियम लेते हैं, साथ में हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें। और अगर वो हमारे सामान का बहिष्कार करें तो हमें नुकसान होगा, या पेट्रोल का दाम बढ़ा दें, या कुछ अगर हमें पेट्रोलियम इंपोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो आज के समय क्योंकि रशिया की सप्लाई बाधित है युद्ध के कारण, तो दिक्कत हो सकती है इंडिया को। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने ये मैसेज भी सफलतापूर्वक भेजा है अरब कंट्रीज को कि जो हमारी तरफ से सहायता राशि या जो एक्सपोर्ट जाती है उसमें इतनी क्रिटिकल आइटम है कि अगर उसे आप छोड़ दें या हम बंद कर दें तो अरब कंट्री में हालत खराब हो जाएगी, श्रीलंका वाली स्थिति। दवाइयाँ, खाने के सामान, फल, सब्जियाँ, अनाज, कपड़े, न जाने क्या-क्या चीज़ें। क्योंकि देखिए अरब में पेट्रोलियम है लेकिन टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। यहाँ की छोटी-छोटी जो नट, बोल्ट, वेल्डिंग, फिटिंग हर काम जो है बाहर से करवाते हो, कुछ बनता नहीं है वहाँ पे। तो इस कारण ही आप देखेंगे कि कतर के लोगों ने जो सबसे पहले वहाँ के सरकारों ने या वहाँ के लोगों ने विरोध किया था भारत को, उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट करने शुरू कर दिए। मालदीव के संसद में एक निंदा प्रस्ताव आया था नुपुर शर्मा के खिलाफ, वो गिर गया प्रस्ताव। सुनने में आया है कि 40 और 10 से गिरा है। और बाकी ईरान के विदेश मंत्री ने पहले ईरान ने अपने विदेश मंत्री का दौरा, ऐसा लगा था कि वो रद्द कर देंगे। लेकिन बाद में जो है उन्होंने इस दौरे को बरकरार रखते हुए एस जयशंकर के साथ जो है जो मीटिंग थी वो जारी है। यानी ईरान भी पीछे हट गया है। क्योंकि देखिए भारत इतना बड़ा है मित्रों आज के समय कि क्षेत्रफल और जनसंख्या और जो हम चीज़ें बनाते हैं, जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, कि सीधे तौर पे भिड़ना शायद अमेरिका के लिए भी एक बार के मुश्किल हो जाएगा, भारत और चीन से। क्योंकि हमारी ऐसी कुछ व्यवस्था है। अब ऐसा लेबर, चीप लेबर या जो सामान हम बनाते हैं, इन सब चीज़ों को देखें, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो इम्पैक्ट है हमारा, तो सीधे तौर पे कोई इंडिया और चाइना के साथ आज भिड़ नहीं सकता। ये बात सामने हो गई, 2 दिन के अंदर ही जो है सारा विरोध विरोध शांत हो गया। चलिए ये तो एक बढ़िया बात है। लेकिन उसके अलावा जो चिंता का विषय है आज के समय, वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, असली बीजेपी, आरएसएस का कोर समर्थक है, उनमें एक नाराज़गी है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से मोह भंग हो गया। तो भई ये बात ऐसी नहीं है कि ऑपोज़िशन खुश हो जाए कि अरे! बीजेपी से मोह भंग हो गया तो ये सारे कोर सपोर्टर अब तो हमारी तरफ आएँगे और हमारी सरकार तो बनने वाली है 24 में। ऐसा तो होने वाला नहीं है। और मैं बड़े साफ तौर पे विश्वास के साथ कहता हूँ कि क्योंकि जो आरएसएस और बीजेपी का कोर सपोर्टर है, वो आरएसएस और बीजेपी से नाराज़ होगा तो कहाँ जाएगा? कांग्रेस और अखिलेश यादव के पास नहीं जाएगा। उसमें खतरा ये है कि अब क्या हम कोई और नया एक संगठन बना डालें? कि एक नया आरएसएस, नया बीजेपी जैसा संगठन बना डालें?
क्योंकि उनका ये मानना है कि हिंदू समाज के कारण ही आरएसएस, संघ परिवार और बीजेपी सत्ता में आए हैं और या इनका अस्तित्व है। हमने इनको बनाया है। इन्होंने आकर सनातन धर्म और सनातन समाज का निर्माण नहीं किया है। तो अगर ये कहते हैं कि हम ज्ञानवापी छोड़ देंगे या जो है हम नुपुर शर्मा को निकाल देंगे, तो अब इसके अलावा हमारे पास रास्ता क्या है? कांग्रेस या अखिलेश यादव के पास, केजरीवाल जी के पास तो ये आरएसएस के लोग जा नहीं सकते। तो क्या ये लोग अपना एक नया संगठन बनाए? अब वो नया संगठन बनेगा तो वो कैसा होगा? ये आरएसएस से तो जी भर गया, अब आरएसएस से भी अधिक कट्टर होगा तब तो पसंद आएगा ना। तो ये एक सचमुच जो है चिंता का विषय है और अब देखने वाली बात है कि ये मामला जाएगा किधर। और कई चीज़ों को जोड़ें तो एक इमेज बनता जा रहा है बीजेपी का कि ये संघ परिवार नरम पड़ रहा है। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहाँ कुछ खास उसे रोक नहीं पाए शुरुआती दिनों में। अभी हालाँकि 2-4 दिनों से कुछ नहीं समझ सुनने में आ रहा है और काफ़ी सारे आतंकवादी वगैरह मारे भी गए हैं सेना के हाथों। तो लेकिन हाँ, जो हत्याएँ हुई हैं उससे ये मैसेज भी कहीं गया था कि ये जो है उन्होंने ले तो लिया 370 और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, पर क्या वहाँ ये बसा पाएँगे? लोगों को मरने के लिए आगे कर दिया। उसके साथ ही मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आ गया, फिर अरब कंट्री के दबाव में नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस सब चीज़ों को मिला के ऐसा माहौल बन गया है कि भई ये तो इन्होंने जो एक हिंदू राष्ट्र अखंड भारत की बात की थी, ये उस चीज़ को करने में असमर्थ है। अब ये डर रहे हैं। जब लड़ाई छेड़ दी, अब बीच लड़ाई के मैदान में जाकर डर के पीछे हट रहे हैं। तो फिर जो उनका उनकी जो असली फ़ौज है, जो सेना है, जो ये 10-20% हिंदू समर्थक हैं उनके, अब वो कहाँ जाएँ? अब क्या हम अपना नया संगठन बनाएँ 2024 के लिए? खैर ये तो बहुत बड़ी बात है। आरएसएस और बीजेपी को दोबारा बनाना है, उसके ऐसा संगठन है, उससे भी कोई कट्टर, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, चर्चाएँ बहुत हैं इस बारे में और माहौल हद से ज़्यादा मतलब ये गर्म है और क्रोध का भाव है और किधर जाना है, क्या करना है, ख़ासकर उस संघ परिवार के समर्थकों में ये नहीं समझ में आ रहा उन लोगों को। तो ऐसे ही समय किसी नए संगठन का उदय हो जाता है और वो संगठन समय से पहले बड़ा और शक्तिशाली भी हो जाता है। ऐसा लगेगा कि बीजेपी आरएसएस से बड़ी हो गई 2 सालों के अंदर, मैं सही बता रहा हूँ, ये होता है, दुनिया में बहुत बार हुआ है। इस माहौल में ही जन्म होता है ऐसे संगठनों का। तो अब देखिए और इसके साथ ही आज एक नई एक खबर आई है कि आज कुतुब मीनार के ऊपर भी जो है कोर्ट ने सुनवाई करने का आज फैसला किया। अभी सुनवाई आज हो रही है कि इस बारे में कि कल होगी या सुनवाई शुरू है, मेरे को ठीक से अपडेट नहीं है, बाद में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी शुरू हो गया है। जुलाई में फिर ज्ञान वापी की हियरिंग है। इसमें फिर सुनने में आ रहा है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड भी जुलाई में आने वाला है। तो अभी भी कहीं न कहीं कुछ लोग फिर ये भी कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने अपना बैक फुट लिया है भई, नया संगठन है, इतना गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये दबाव में आके एक कदम पीछे आए हैं, 2-4-6 महीने के बाद वापस ले लेंगे पार्टी में, तो चलो जैसा है बीजेपी के साथ ही हमें रहना है। इसके बाहर जाने की, बीजेपी आरएसएस से भी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो अब देखिए, अब इस समय भारतवर्ष एक अजीब से मोड़ पे है। कहते हैं कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, किधर जाऊँ? ये कहावत है ना, वही है भारत के सामने इस समय। अब ये अभी ना अंधेरा है कि उजाला है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन धुंध ज़रूर है। आगे क्या होने वाला है, ये धुंध जैसी स्थिति है। भविष्य 6 महीने बाद कैसा होगा, भारतवर्ष में क्या होगा, ये ठीक-ठीक आज बैठ के कोई भी विश्लेषक या कोई भी नहीं समझ पा रहा है। तो हालाँकि इतना ज़रूर है कि जैसा भी है भविष्य हमारा हमारे हाथ में है। हमें सतर्क रहना है, सँभल के चलना है। कोई भी तैश में आके ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे कि सब कुछ बिगड़ जाए। जो 75 सालों में हमने अर्जित किया है वो सब बर्बाद हो जाए। क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा अपना है। वो हमारे अपने समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए। सरकारें आती-जाती रहती हैं, वो बात एक अलग है। तो अब जैसा भी होगा, अब इस नुपुर शर्मा वाले विषय पर तो फिलहाल इतना ही। मुझे अगर आप पूछें कि भाई आपका व्यू क्या है, तो मुझे देखिए मित्रों ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि बीजेपी ने कहीं न कहीं ये एक बैकफुट ही लिया है। जैसा उन्होंने यूपी में दयाशंकर सिंह के संग किया था, निकाला था उनके किसी स्टेटमेंट पे 2-3 साल पहले, यूपी चुनाव के पहले वापस ले आई। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी, आरएसएस ये बदले तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इन्होंने एक बैकफुट लिया है, क्योंकि कोविड के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर है कहीं न कहीं सारा मामला, तो पैसों का बहुत बड़ा नुकसान नहीं झेल सकता इस समय कोई भी देश। और बहुत सारे काम करने हैं, अभी-अभी अर्थव्यवस्था वापस ऊपर आ रही है। तो ये सब देखते हुए शायद इन्होंने थोड़ा-सा बैकफुट लिया है, कुछ दिनों के बाद ये सारे लोग वापस आ जाएँगे। तो समझ यही कहना है कि भई इतना उतावले ना हो कि हम एक आरएसएस से भी खतरनाक संगठन, उतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है।
बहरहाल ये मेरे निजी विचार थे और फिर मैं एक बार दोहराता हूँ कि हमें आज के समय सतर्क रहना है, तैश में, जोश में आके कोई गलत काम नहीं उठाना जिससे समाज और राष्ट्र का क्षति हो। तो आगे जो भी होगा समाज के बारे में जो भी बातें सामने आएगी हम नज़र बनाए हुए हैं। आप भी सतर्क रहिए, देखते रहिए और फिर बात करेंगे बहुत जल्दी किसी और विषय पे या इसी विषय पे अगर कुछ नया होता है तो। और जो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और बारे में या इसी बारे में। धन्यवाद।